दोस्तों नमस्कार। क्लियर कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12 के बॉटनी के अंदर आने वाले एक महत्वपूर्ण लेसन चैप्टर जिसका नाम है एक आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास अथवा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नर युग्मोद्भिद का विकास अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है। और यह दो अवस्थाओं में है। पहला है परागण के पहले का विकास और परागण के बाद का विकास। आपको पता ही है परागण किसे कहते हैं। परागकोश से परागकण का स्थानांतरित होकर के वर्तिकाग्र पे पहुंचने क्या है, परागण है। तो कह रहे हैं कि परागकण का विकास, परागकण का अंकुरण कहाँ होता है, परागण के पहले। अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास परागण के पहले भी होता है और परागण क्रिया के बाद भी होता है। अर्थात जब परागकण परागकोश के अंदर रहता है, परागकण क्या रहता है, परागकोश के अंदर रहेगा। मान लीजिए परागकोश है, ये परागकोश के अंदर भी क्या होते हैं, जब परागकण होते हैं तभी इनका क्या होता है, अंकुरण शुरू होता है, शुरू हो जाता है। यानी कि जब परागकोश से परागकण स्वतंत्र नहीं होता है उसके पहले परागकण अंकुरित होना शुरू हो जाता है। अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास शुरू हो जाता है, नर युग्मोद्भिद का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। तो नर युग्मोद्भिद के विकास के लिए परागण के पहले के विकास में क्या होता है, जो परागकण का केंद्रक है, परागकण का केंद्रक है, इसमें दो लेयर परागकण का केंद्रक हो गया। ये बाहरी परत इक्जाइन हो गई और आंतरिक परत क्या हो गई, इंटाइन हो गई। तो परागकण का केंद्रक क्या होता है, जब बड़ी वैक्यूल्स बन जाती है जिसके कारण से क्या होता है, परागकण का केंद्रक किसकी तरफ आ जाता है, इंटाइन की तरफ आ जाता है, अंतः भित्ति की ओर चला आता है। और यह समसूत्री विभाजन द्वारा, और यह क्या करता है, समसूत्री विभाजन करेगा। क्योंकि क्या है, परागकण क्या है, आगुड़ी संरचना है, हैप्लॉइड है। और सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस होने से परागकण का निर्माण हुआ है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। और इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ तो क्या हो गई है, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, जिससे क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, n हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्रक इंटाइन की तरफ आता है। अब क्या करेगा, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाएगा। समसूत्री विभाजन द्वारा कितना, दो केंद्रक बनाएगा। एक बड़ा केंद्रक, दूसरा क्या है, छोटा केंद्रक। बड़ा केंद्रक ये भी क्या हो जाएगी आपकी वैक्यूल, ये भी क्या है, वैक्यूल है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। और ये क्या है, बड़ा वाला केंद्र क्या है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दूसरा वाला क्या है, जेनरेटिव, जेनरेटिव, जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। इसे क्या बोलेंगे, वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक। दो प्रकार का केंद्रक बना, लेकिन दोनों केंद्र कैसे हैं, असामान्य। दोनों केंद्र कैसे हैं, असामान्य। एक बड़ा केंद्रक है, दूसरा क्या है, छोटा केंद्रक है। इसको कहेंगे अनइक्वल माइटोसिस। ठीक है। असमान समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बने, असमान केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक, दूसरा क्या है, छोटा केंद्रक। ठीक है। अब क्या हो गया, जो ये केंद्रक है जनन केंद्रक, जनन केंद्रक क्या करेगा, इंटाइन की तरफ आता है। और यहाँ कर दें इसको वर्धी केंद्र। जनन केंद्र कहाँ आएगा, इंटाइन की तरफ आता है और एक लेयर बन जाती है इंटाइन के ऊपर, ये एक लेयर बन जाएगी केंद्र के ऊपर, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहेगा ही। अब ये क्या बन गई, जेनरेटिव, जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका। क्या बन गई भाई, ये जनन कोशिका क्या हो गई, जनन कोशिका बन गई। अब जनन कोशिका जो इंटाइन से अटैच है, इसको लिख सकते हैं हम जेनरेटिव सेल अटैच्ड टू ऑल, अटैच्ड
अटैच टू वॉल, यानी भित्ति से क्या हो जाएगी, जनन कोशिका जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद जनन कोशिका ऊपर उभरेगी, इस तरह से स्पिंडल शेप्ड हो जाएगी, ऊपर उभरेगी ये जनन कोशिका, ऊपर जाएगी और यह इंटाइन को छोड़ देगी। और यह क्या करेगी, इंटाइन को छोड़ देगी, इंटाइन को छोड़ देगी। ठीक है, ये भी जेनरेटिव सेल ही है, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल सॉरी, जो जेनेटिव सेल है क्या, जो अटैच थी इंटाइन से, ये क्या होगी, डिटैच होगी, ऊपर उठेगी और इंटाइन से स्वतंत्र हो जाएगी। अब हो गई आपकी दो प्रकार की कोशिका, एक क्या हो गई है, जेनरेटिव 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 सेल, और दूसरी पूरी क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल। क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। कितनी कोशिका, दो कोश की अवस्था हो गई। कितनी हो गई, दो कोश की अवस्था। पहला क्या है, जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका। पहला क्या भाई, जनन कोशिका, पहला क्या है, जनन कोशिका, और दूसरा क्या है, वर्धी कोशिका। क्या है, वर्धी कोशिका। क्या होती है, वर्धी कोशिका। अब कितनी कोशिका हो गई, दो कोश की। दो कोश की अवस्था में जो प्राकोश से प्राकरण स्वतंत्र होता है, लगभग कितने परसेंट, 60% आवृत्तबीजी पादपों में प्राकरण दो कोश की अवस्था में प्राकोश को छोड़ देता है। 40% आवृत्तबीजी पादपों में, 40% आवृत्तबीजी पादपों में प्राकरण 3 सेल स्टेज में दो कोश की अवस्था में छोड़ता है। कितने, दो कोश की अवस्था, 3 कोश की अवस्था में, 40% वाले में क्या होगा, 3 कोश की अवस्था में प्राकोश से प्राकरण छूट जाता है। अब देखिए, जो जनन कोशिका है ये क्या करेगी, विभाजित होकर के, ये क्या करेगी, विभाजित होकर के, ये भी क्या करेगा, माइटोसिस ही करेगा, विभाजित होकर के दो केंद्रक बना, दो नरयुग्मक बनाता है। और नरयुग्मक भी एक प्रकार की क्या है, कोशिका ही है। तो दो नरयुग्मक हो गए प्लस एक काई कोशिका हो गई। टोटल कितने कोशिकाएं हो गई, 3 कोशिकाएं। तो 40% जो आवृत्तबीजी पादप है, इसमें 3 सेल स्टेज में प्राकोश से प्राकरण स्वतंत्र हो जाता है। प्राकोश से प्राकरण क्या हो गया, स्वतंत्र हो जाता है। ये हो गया। ठीक, अब देखें, जब दो नरयुग्मक बन रहे होते हैं तो उसी समय क्या होती है, इंटाइन, उसी समय क्या होती है, इंटाइन एक प्रागनली के रूप में, एक प्रागनली के रूप में बाहर निकलती है, एक प्रागनली के रूप में हल्का सा बाहर निकलती है। अब क्या करता है, दो कोश की अवस्था में, यहां से देखें, दो कोश की अवस्था में जब प्राकरण क्या होता है, वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, अंडक की वर्तिकाग्र पे जब दो कोश की अवस्था में प्राकरण पहुंच जाता है, तो ये वर्तिकाग्र पर उपस्थित, वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल को अवशोषित करता है, और वहां पे जो सक्रिय पदार्थ होता है, जो शुगर होता है, उसको अवशोषित करता है, जिससे प्राकरण का जो कंटेंट है, प्राकरण का जो अंदर का द्रव्य है, ये क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है और एक दबाव बनता है, और एक दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है, जिससे जो प्रागनलिका बन रही होती है, जिससे प्रागनलिका क्या होगी, बन रही होती है। देखिए यहाँ पे हम एक बना रहे हैं, ये अंडक बना दे रहे हैं, ये अंडक, यहाँ पर क्या हो गया, प्राकरण क्या हो गया, पहुंच गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्राकरण पहुंच गया। ठीक है, तो दो केंद्रक बना है, एक वर्धी केंद्रक है और दूसरा क्या है, जनन केंद्रक है, नहीं, जनन कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या होगी, जनन कोशिका बन जाएगी, क्या होगी, जेनरेटिव सेल बनेगी, जेनरेटिव सेल। ठीक है, जेनरेटिव सेल। तब इसका केंद्र क्या होगा, विभाजित होकर के दो नरयुग्मक बनाएगा, क्या बनाएगा, दो नरयुग्मक बनाता है। ठीक है, अब जब ये इंटाइन, ये ज्ञान होगी बाहरी परत, अब जब ये यहाँ के वर्तिकाल पर उपस्थित किसको, H2O प्लस शुगर को, H2O प्लस शुगर को क्या करेगा,
जब अवशोषित करेगा तो प्राकरण के अंदर जो कंटेंट है, जो द्रव्य है, इसकी मात्रा बढ़ेगी और एक प्रेशर बनेगा। और यह प्रागनलिका बन ही रही होती है ये, और एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, जिससे पहले कौन सा नरिग्मक, पहले कौन सा केंद्रक आएगा, ये जनन कोशिका वाला केंद्रक आएगा। सॉरी, पहला केंद्रक कौन सा आएगा, इसको जनन पहला केंद्र कौन सा आएगा, कायिक कोशिका वाला आएगा। कौन सा आएगा, कायिक कोशिका वाला केंद्र क्या हो गया, आ जाएगा पहले नरिग्मक, प्रागनलिका में आ जाएगा। और प्रागनलिका इस तरह से आगे बढ़ेगी, प्रागनलिका क्या होगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी। और प्रागनलिका के सबसे शीर्ष भाग पर क्या होगा, नलिका केंद्रक होगा। इसी कायिक केंद्रक को क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक को बोलते हैं नलिका केंद्रक। क्या बोलते हैं, नलिका केंद्रक। ठीक है, कायिक कोशिका वाला केंद्र क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, से बोलेंगे कायिक केंद्र क्या, नलिका केंद्र। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जनरेटिव सेल वाला केंद्र आएगा, जनन कोशिका वाला, और ये विभाजित होकर के दो नरिग्मक का निर्माण करेगा। कहाँ करेगा, दो नरिग्मक का निर्माण करेगा। ये देखिए, टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट का निर्माण करेगा, दो नरिग्मक का निर्माण करेगा। कहाँ पे, प्रागनलिका में दो नरिग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, ये आगे का विकास क्या होगा, ये होता रहेगा। ये बाद में आपको पता ही है, ये कहाँ आ जाएगा, बीजांड में प्रवेश करेगा और ये एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश में जाके डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरे निषेचन का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि प्रागण के पहले की अवस्था क्या है। प्रागण की पहले की अवस्था में इसको मान सकते हैं भाई, केंद्रक पाया जाएगा, इंटाइन एग्जाइन पाया जाएंगे। दूसरी अवस्था है, ये केंद्रक है, इंटाइन की तरफ आएगा, केंद्रक इंटाइन की तरफ आएगा, और ये समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाएगा, एक वर्धी केंद्रक, दूसरा क्या है, नलिक, एक वर्धी केंद्रक, दूसरा क्या है, जनन केंद्रक बनाएगा। ठीक है, अब जनन केंद्रक क्या करेगा, अटैच टू वॉल, इंटाइन से जुड़ेगा। ठीक है, और इंटाइन से जुड़ने के बाद ये डिटैच हो जाएगा, किससे, जनन केंद्रक क्या होगा, जो जनन कोशिका बनाए क्या होगी, डिटैच टू वॉल, यानी कि स्वतंत्र होकर के ये भी इंटाइन स्वतंत्र हो जाएगी, और ये भी जनन कोशिका ही रहेगी, जनन कोशिका बनाएगी। अब जनन कोशिका क्या करेगी, विभाजित होकर के दो नरिग्मक बनाएगी, दो नरिग्मक यहाँ हो रही, विभाजित हो रही है, और यहाँ से हल्की सी प्रागनलिका भी निकल रही है। अब क्या हो गई, जनन कोशिका विभाजित हो रही है, विभाजित नहीं हुई है, कितनी कोश की अवस्था हो गई इसकी, दो कोश की अवस्था। लगभग 60% आवृतबीजी पादपों में दो कोश की अवस्था में होगा, और 40 में क्या होगा, तीन कोश की अवस्था में। अर्थात जब प्राकोश में प्राकरण भरा रहेगा तभी डिवाइड होकर के दो नरिग्मक बना लेगा। तो दोनों नरिग्मक दो कोशिका हो जाएंगे एक एक करके, और एक कायिक कोशिका जो रहेगी, वर्धी कोशिका, तीन कोश की अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, तो 60% वाले में देखें, दो कोश की अवस्था में, अर्थात जनन कोशिका रहती है और कायिक कोशिका रहती है। इसी अवस्था में प्राकोश से प्राकरण क्या आ जाएगा, अंडक के वर्तिकाग्र पे आ जाएगा। अब अंडक के वर्तिकाग्र पे आने के बाद अंडक के वर्तिकाग्र पर उपस्थित H2O और शुगर को क्या करेगा, ये अवशोषित कर देगा, जिससे इसका कंटेंट, प्राकरण के अंदर का कंटेंट द्रव्य जो है उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एक प्रेशर बनेगा और एक दबाव बनता है, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल जनन कोशिका वाला केंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल कायिक कोशिका वाला केंद्र क्या होगा, पहले आ जाएगा, ये इधर। उसके बाद क्या होगा, जनन कोशिका वाला केंद्रक आएगा और विभाजित होकर के दो नरिग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, दो नरिग्मक का निर्माण करता है ये। तब यहाँ देखें क्या हो गए, ये 4, 5, 6, ये हो गए दो कोश की अवस्था, 6, ठीक है, ये 6 से हो जाएगी, 7 दो कोश की अवस्था है। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, प्राकरण के पहले की अवस्था, यानी कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक की क्या है, प्रागण की पहले की अवस्था है। और 7 के बाद यानी कि प्रागनलिका और विकसित होती है, और जो जनन कोशिका का केंद्र क्या करता है, विभाजित होकर के दो नरिग्मक बनाता है।
अभी हो जाएगा 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 ये क्या हो जाएगी प्रागण के बाद की अवस्था, यानी कि 8 से लेकर के 10 तक क्या है प्रागण के बाद की अवस्था है। प्रागण के बाद की अवस्था है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक प्राकोष के अंदर प्राकण कैसे अंकुरित हो रहा है और प्राकोष से स्वतंत्र होने के बाद प्राकण वर्तिकाग्र पे जाके अंकुरण कैसे हो रहा है। यानी कि प्राकोष का जो अंकुरण होता है उससे वो क्या है प्रागण के पहले का नरकोद्भिद का विकास है, और प्राकण जब आके वर्तिकाग्र पे अंकुरित हो रहा होता है अर्थात उसका जनन कोशिका वाला केंद्र तो नरिग्मक बना रहा होता है। ये सब अवस्थाएं क्या कहलाती हैं प्रागण के बाद की अवस्था है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो प्राकण अंकुरित हो रहा होता है या अंकुरित हो रहे प्राकण को ही क्या कहते हैं नरकोद्भिद कहते हैं।